सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के पार्ट 2 की 5वीं का और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन हमें आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई, कौन इसके जनक कहलाते हैं, भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई, लोक प्रशासन के विभिन्न प्रारूप जो है विभिन्न अवस्थाएं कैसे आई, कितने भागों में इसकी विकास यात्रा बटी हुई है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी क्रमबद्ध रूप से। तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्लेटो की एक कृति है, प्लेटो, कौन सी है प्लेटो की कृति? प्लेटो, अनूप कुमार बताओ, प्लेटो की एक कृति। द रिपब्लिक, 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 रिपब्लिक। प्लेटो की कृति कौन सी है? रिपब्लिक। ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो पता होना चाहिए था। प्लेटो की कृति है रिपब्लिक। किसने जवाब किसने दिया था ऑनलाइन में? हाँ ठीक है, नहीं बहुत ही अच्छा, बहुत शार्प माइंड एकदम। अरस्तु की कृति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अरस्तु, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मेंस में। अरस्तु की कृति दी पॉलिटिक्स। मैकियावली की, मैकियावली क्या है? प्रिंस, प्रिंस, कौन सी बुक है इनकी? प्रिंस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित किया है और धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा जो है विकसित हुई। इसी क्रम में यदि देखते हैं, इससे पहले हो सकता है तो कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और एक ऐसी बड़ी रचना है जो लोक प्रशासन को परिभाषित करती है, नहीं पता आप लोग हैं? और वो है आईने अकबरी, आईने अकबरी, अबुल फजल, अबुल फजल का आईने अकबरी, अबुल फजल का क्या? आईने अकबरी। हमने इसको डिटेल में पढ़ा है तो अभी इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ बुक कुछ जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि राजा के क्या कार्य हैं, कैसे उसके सिद्धांत होते हैं, ये सब इसमें बताया गया है कि राज्य की अवधारणा क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि राज्य नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए भी एक विचारधारा है और वो है अराजकतावाद। क्या बोलते हैं इसे? अराजकतावाद। तो ये कुछ बुक्स हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो लोक प्रशासन की अवधारणा को विकसित किया गया है। सर्वप्रथम इसकी जो विस्तृत व्याख्या हुई है वो है 1812, 1812 फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन, चार्ल्स जीन बेनिन, चार्ल्स जीन बेनिन के द्वारा, और इनकी बुक है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इनकी बुक लोक प्रशासन के
सिद्धांत। कौन सी बुक थी इनकी? लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स, ये बुक इनकी लिखी गई थी। पहली बुक जो है व्यवस्थित तरीके से आई है तो 1812 ईस्वी में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन, और बुक का नाम क्या है? लोक प्रशासन के सिद्धांत। पर ये भी जो है वो राजनीति से संबंधित है, राजनीति के अंतर्गत ही इन्होंने लिखा था। पृथक विषय के रूप में इसे परिभाषित करने का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है वुड्रो विल्सन। पृथक विषय के रूप में परिभाषित करने का श्रेय वुड्रो विल्सन। कौन थे वुड्रो विल्सन? लोक प्रशासन के जनक। और कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक और यूएसए के राष्ट्रपति। यूएसए के पक्का वुड्रो विल्सन, हिस्ट्री में पढ़ते हैं इनके सूत्र वगैरह ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। वुड्रो विल्सन, इन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। और 1887 इनकी एक बुक आई थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी बुक। और इन्होंने पृथक विषय के रूप में अलग से उसे परिभाषित किया, इसलिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। और इसके बाद में भी हम देखें तो 20वीं शताब्दी, और उसमें ढेर सारे 2-3 विश्व युद्ध और अलग अलग तरीके की अवधारणाओं का विकास। दोनों विश्व युद्ध में क्या हुआ? अलग अलग अवधारणाएं उसके विकसित हुई है। तो इसके जो लोक प्रशासन के विकास के चरण हम पढ़ेंगे, तो इसको 6 चरणों में विभक्त किया गया है। तो हम लिखेंगे लोक प्रशासन के विकास के चरण। और कितने चरण हैं इसके? 6। तो प्रथम चरण, और प्रथम चरण में क्या हुआ है? राजनीति प्रशासन का द्वंद्व भाजन या विभाजन का द्विभाजन। मतलब इसमें क्या हुआ? अभी तक राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही माना जाता था, ठीक? लेकिन पहली बार जब इसकी अवधारणा सामने आई तो ये हुआ कि राजनीति अलग है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। और यह 1887 से 1926 तक, ये काल 1887 से 1926। इसमें विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन के बीच भेद किया गया। साथ ही यह घोषित किया कि प्रशासन को राजनीति से दूर रखना चाहिए।
प्रशासन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ देखो, अभी प्रशासन मतलब कमिश्नर, कलेक्टर, ये प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और शासन या राजनीति में पूरी नेतागिरी आती है, नेतागिरी आएगी, है ना। और यदि नेता लोग यदि इनके कार्यों में बाधा डालते रहे तो क्या जनता का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उनका काम है कानून बनाना, और कानून जो बना है उसके अनुसार इनको बोलना चाहिए कि आप इनके अनुसार काम करो। यदि वो कानून बनाए फिर बोले नहीं यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, तो वो खुद ही कानून क्या हो जाएंगे, अपने आप ही टूटते चल जाएंगे। फिर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी सही नहीं चल सकता है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि प्रशासन और राजनीति में भेद किया, और दोनों को अलग अलग या दूर दूर रहना चाहिए। गुड नाउ, फ्रैंक जे गुडनाउ, एक लिखेंगे इसमें, फ्रैंक जे गुडनाउ, इनकी भी एक बुक आई थी, फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में तर्क दिया कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, तो वही प्रशासन इच्छाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये इसमें था, मतलब राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने की बात थी। जो एक बार क्वेश्चन पूछा था, शक्ति पृथक्करण, यही इसी के ऊपर आधारित है कि कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग और विधायिका अलग, और इनको एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसकी अवधारणा है शक्ति पृथक्करण? अमेरिका, उस मॉन्टेस्क्यू की अवधारणा है। मेंस में क्वेश्चन पूछा है, आप 17 का पेपर उठा, 16 या 17 के मेंस के पेपर में पूछा है शक्ति पृथक्करण। भारत में कार्नवालिस ने भी ये बात की थी, शक्ति विभाजन वाली बात की थी उन्होंने। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे ये दो विभाग अलग अलग बनना शुरू हो गए। क्लियर हो गया ना? प्रथम चरण तो राजनीति प्रशासन के विभाजन का युग 1887 से 1936। द्वितीय चरण देखते हैं सैद्धांतिकरण का युग। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण सैद्धांतिकरण का युग, और ये हुआ 1926 से 1937। 1926 से 1937। क्या हुआ इसमें? अब अलग अलग तो कर दिया, फिर बोला कि ये सिद्धांत होना चाहिए, इस तरीके से हमें प्रशासन करना चाहिए। तो अलग अलग सिद्धांत आने लग गए। अमेरिका में अलग सिद्धांत चल रहा है, ब्रिटेन अलग सिद्धांत की बात कर रहा है। जैसे हमने देखा ना इस समय क्या कि शक्ति मतलब सरकार की क्या भूमिका हो, निजीकरण को महत्व दिया जाए या सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाया जाए। जैसे किन्स एक आए थे 1936 में, उनकी बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, और उसमें क्या बोला था
पहली वाली जो अवधारणा थी एडम स्मिथ वाले की, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था, बोले कि हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले के क्या बोलते थे, सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग सिद्धांत जो है वो इसमें आए थे। और शुरुआत कैसे हुई, 1927 में W.F. विलोबी, 1927 में W.F. विलोबी की एक बुक आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बुक आई इनकी। और इसी के आधार पर एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ, नए युग का जन्म हुआ, नए युग की शुरुआत हुई थी। क्या बुक थी, W.F. विलोबी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत बताए गए। इसमें लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत बताए गए। द्वितीय चरण के लगभग सभी विद्वानों की मान्यता रही कि लोक प्रशासन एक क्या है, विज्ञान है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, मतलब जिसमें कथन कारण संबंध हो, क्रमबद्ध अध्ययन हो, भविष्यवाणी जिसमें की जा सकती हो, तो वो विज्ञान है। और जिसमें प्रयोगशाला में सिद्ध न किया जाए वो कला है। जिसका रूप जो है व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता हो, वो क्या है, कला है। वो कला है, वो विज्ञान नहीं। विज्ञान है तो सबके लिए एक जैसा है, और कला है तो फिर सबके लिए वो भिन्न भिन्न हो सकती है। विज्ञान है तो सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे H2 हो, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, दक्षिण अफ्रीका में हो, दक्षिण अमेरिका में, कहीं पे भी हो, H2O यानी H2O ही होता है। लेकिन जैसे चित्रकला की बात करें, सबके सूत्र सब जगह अलग अलग होते हैं, तो वो क्या है, एक कला है, जिसे हम कहीं पे सिद्ध नहीं कर सकते। जिसमें जिसको सिद्ध किया जा सकता है वो विज्ञान है, और जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता बाकी सब क्या है, वो कला के अंतर्गत लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ढेर सारे सिद्धांत बताए, और सिद्धांत है तो विज्ञान है। तो इस समय के जितने भी राजनीतिज्ञ थे उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या माना, एक विज्ञान माना। और शुरुआत कब हुई, 1927 W.F. विलोबी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न सिद्धांत इसमें दिए गए। अब हम बात करेंगे तृतीय युग। यह थर्ड राउंड, तृतीय चरण, और इसमें चुनौतियों आलोचनाओं का युग। चुनौतियों एवं आलोचनाओं का युग। चुनौतियों एवं आलोचनाओं का युग। और ये कब से होगा, 1937 से 1947। अब तृतीय चरण चुनौतियों आलोचनाओं का युग 1938 से 1947। तो देखो अब इसमें सिद्धांत दिए थे द्वितीय चरण में, और इसमें क्या किया गया, उसकी कमियां बताई गई, ये सिद्धांत ठीक नहीं,
नहीं है, इसमें ये सुधार करना है, ये है वो। भाई जितना पहले ज्ञान आएगा, फिर दूसरे लोग आएंगे तो बोलेंगे अरे इसमें यहाँ नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक पहले ज्ञान नहीं रहेगा तो उसको कुछ बता भी नहीं सकते। पहले कुछ कोई आदमी कुछ करेगा, तब जाके दूसरे लोग उसमें सुधार करेंगे कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। तो पहले सिद्धांत आए और उसके साथ साथ फिर उसकी आलोचनाएं भी होना शुरू हुई। दिख रहा है आपको? उसमें भी दिख रहा है ना? हाँ, देखा करो, चल रहा है। तो तृतीय युग चुनौतियों आलोचनाओं का युग। इसकी शुरुआत हुई है 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की बुक 1938। चेस्टर बर्नार्ड की बुक, और उस बुक का नाम कार्यपालिका के कार्य, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य। आप लोग भी कार्यपालक दंडाधिकारी बनेंगे, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे। अनुप कुमार बनना है आपको, पक्का? तो ये इस बुक के साथ में 1946 में हर्बर्ट साइमन ने इसे किंवदंतियों की संज्ञा दी। किंवदंतियों की संज्ञा दी। अब देखो, इसको समझते हैं भाई, क्यों ऐसा बोला गया। देखो, जो द्वितीय चरण में थे उन्होंने क्या बोला था? विज्ञान। और इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं हो सकता, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहता है। अधिकारियों के अनुसार भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बदलते रहता है। सरकार बदल जाती है, देश की दिशा दशा दोनों बदल जाती है। तो फिर ये विज्ञान हो सकता है क्या? नहीं, ये विज्ञान नहीं हो सकता। ये इन लोगों ने बताया जो बाद में इनकी आलोचनाएं की। तो जैसे एक बोला, एक आलोचना का कारण बताया कि विज्ञान मूल्य शून्य होता है, विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन मूल्य बहुल है, मूल्य बहुल है। विज्ञान में मूल्य होते हैं क्या? नहीं। बंदूक का काम है गोली मारना, किसी की जान लेना, है बंदूक। लेकिन चलाने वाले को तो पता है किस पे मारना है, किस पे नहीं मारना है। तो वो बंदूक विज्ञान हो सकती है, लेकिन उसे जो हैंडल कर रहा है वो क्या है? वो कला है, वो विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मूल्य है, सोच समझ सकता है, वो जानबूझ के कोई कार्य कर सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो विज्ञान नहीं है। दूसरा बताया उन्होंने, मनुष्यों के व्यक्तित्व समान नहीं होते, मनुष्यों के व्यक्तित्व समान नहीं होते, फलस्वरूप प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है, प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। क्लियर है? ये भी देखो, व्यक्तियों के स्वभाव, रंग, रूप सब भिन्न भिन्न है। विज्ञान में कहीं भिन्नता होती है क्या? नहीं। जो घटना एक जगह है वो उससे संबंधित सारी दुनिया में होती है।
कि ऐसा तो नहीं कि भारत का लोहा कुछ अलग तरीके से, ब्रिटेन में लोहा अलग तरीके से, नहीं, एक जैसे ही होगा। लेकिन व्यक्तियों के तो रंग रूप हम यहीं पर देखें तो सबके अलग अलग है। तो फिर प्रशासन एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। जब प्रशासन एक जैसा नहीं हो सकता तो विज्ञान भी नहीं हो सकता, वो विज्ञान नहीं है, उसे तो बदलना पड़ेगा। अब यदि अब हमारे यहाँ देखो, अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग, शहरी क्षेत्र के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बालकों के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग। और यदि विज्ञान मान लेते हैं हम प्रशासन को तो फिर सबके लिए एक जैसा होता, मशीनों जैसा व्यवहार होता। फिर ये मशीन है तो फिर हम लोग तो परेशान हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्या आलोचना की इन्होंने, यह सामाजिक ढंग भी एक बाधा है। सामाजिक ढंग भी एक बाधा है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन पनपता है। सामाजिक रीति रिवाज भी तो अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार प्रशासन को बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जैसे दीपावली की छुट्टी देना है, दीपावली की छुट्टी देना है, अभी राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है तो पूरे भारत में देते हैं, लेकिन पोला वो क्षेत्रीय है तो इसलिए राज्य विशेष में छुट्टी रहती है, बाकी जगह नहीं रहती। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कुछ जिले विशेष में ही मनाए जाते हैं, तो वहां स्थानीय अवकाश प्रशासन घोषित कर देता है ना। अब यदि ये विज्ञान होता तो फिर ऐसी कहीं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या उसमें? नहीं, वो तो एक जैसा होता है, एकदम कट्टर, मेरे जैसा। इन्होंने बोला था ना मैं कट्टर हूं, तो फिर एक जैसा होता। लेकिन प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो सबके साथ में वो मतलब जैसा देश वैसा भेष वाली परिस्थितियों के अनुसार, रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। अब हम देखेंगे चतुर्थ चरण। इसमें एक बात और भी है, जब इसकी आलोचनाएं की गई तो नए रास्ते भी उजागर हुए। भाई कमी तो वही बताएगा जब जो उसका रास्ता बताए, निराकरण बताए। जब वो कमी बताने लग जाए कोई भी आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं ना मीन में ही निकालते रहते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई पसंद नहीं करता। और जो कमी बताए साथ साथ उसका निराकरण भी बता दे तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। जब भी कोई दिक्कत में हो तो उसको बुलाते हैं, भैया यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई, बताओ यार क्या करें। उसी को बताएंगे जो हमारी समस्या का समाधान बताए। और कुछ लोग नहीं, ढिंडोरा ही पीटते रहते, इसने ऐसा कर दे, उसने ऐसा कर दे, उसने तो बोलते ये नहीं आए तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके पास में कोई जवाब नहीं। अब चतुर्थ चरण, पहचान संकट का युग। पहचान संकट का युग, चतुर्थ चरण, पहचान संकट का युग 1948 से 1970 के लगभग। पहचान संकट का युग। क्या हुआ कि अभी तक जो सिद्धांत बनाए थे, अब उस कई देश बोल रहे थे कि हमने ये सिद्धांत अपनाया इसलिए हमारे यहाँ विकास हुआ, हमने ये किया तो हमारे यहाँ, कोई बोल रहा पूंजीवाद के कारण विकास हुआ, कोई बोल रहा समाजवाद के कारण विकास हुआ, कोई बोलता कि हमने जो है वह निजीकरण कर दिया था इसलिए विकास हुआ। ये ढेर सारी बातें। लेकिन आगे क्या हुआ? जिसने जिस सिद्धांत के बलबूते पर विकास किया था वो उसी के बलबूते पर यू टर्न वो लेने लग गए। जिसके बलबूते पर उन्होंने विकास किया था और वो औंधे मुंह वही देश गिरने लग गए। तो अब वो रोना भी शुरू होने लग गया। तो अब ये क्या हुआ? पहचान संकट का युग। वो जो जिस बात का ढिंडोरा पीट रहे थे, जिस बात का ढिंडोरा पीट रहे थे, और वही क्या हो गया? उल्टा होने लग गया। अब छुपाने लग गए कि नहीं यार अब हम क्या बताएं। तो जैसे पहले लोग, कई लोग बड़े अमीरी झाड़ते रहते और फिर बता नहीं पाते। ऐसा हो जाता है ना, बच्चों को बोलते हमने तो खूब पढ़ा है, वहां जा रहा, वहां जा रहा, वहां पढ़ने के लिए जा रहा, वहां।
8-10 साल बताते रहेंगे कि यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। बोलेंगे कुछ नहीं, अब सरकारी नौकरी करने की इच्छा नहीं है, उसको दुकान खोल दी, बिजनेस सबसे अच्छा है। ऐसा ही होता है ना। अब आपने तो ढेर सारी डिग्री हासिल कर ली, तो आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है। मैं तो सीधा लाइन लेंथ से चला था। मेरे को मास्टर बनना था, मैंने बीएड कर लिया, बाकी कुछ नहीं किया। सिर्फ बीएड किया, बाकी कुछ नहीं किया। प्रोफेसर बनना था तो 2 साल पहले मैंने पीजी किया, स्लेट निकाला, 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया। ज्यादा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होती। जो दौड़ भाग करते रहता है वो भागते रहता है इधर उधर। लाइन लेंथ से जो करना है वो वही देखो, इधर उधर हमें दिखना नहीं चाहिए। और हमें इधर उधर की हरियाली दिखने लग जाए तो समझ लो हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो गया। तो पहचान संकट का युग कि अब क्या पहचान करें, कौन सा सिद्धांत हो। ढेर सारे सिद्धांत आ गए, फिर उसकी आलोचनाएं भी हो गई। तो अब हमारे सामने दिक्कत हो गई। जैसे आप लोग कोई बोलते हैं ना, जैसे अमित कुमार ने उसने रात को फोन करके बताया कि बोल रहे हैं तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। तो ऐसे ढेर सारे संकट आने लग जाते हैं। अब तब हमारे सामने कंफ्यूजन होता है, क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो ये स्थिति आ गई। ढेर सारे पहले सिद्धांत आए, फिर उन सबकी कमियां। तो अब समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। तो वो युग कौन सा है? पहचान संकट का 1948 से 1970। लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था उन सभी को अब बेकार ठहरा दिया गया। बेकार ठहरा दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति युक्त आलोचना की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रस्तुत होने लग गई। और अब 2 विचारधाराएं आई। कितनी? 2 विचारधाराएं। अब विचारधाराएं तो ढेर सारी थी, लेकिन मुख्य विचारधाराएं कितनी बनी? 2। नंबर 1, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को राजनीति के अंतर्गत लेकर आए। ठीक, एक लोक प्रशासन अलग विभाग होना चाहिए। उन्होंने बोला भाई राजनीति, अभी तक पूरा राजनीति चल रहा था, अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उतना कुछ उद्भव था ही नहीं। तो अब ढेर सारे सिद्धांत आए, फिर उनकी आलोचना हुई, फिर जब सरकारें बोलने लगी कि हमने इस आधार पर विकास किया गया, वही सिद्धांत क्या हो गए, उनके फेल होने लग गए। तब 2 विचारधाराएं मिली जुली तो थी, लेकिन 2 विचारधाराएं कि राजनीति के अंतर्गत ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, राजनीति अलग हो और उसी के अधीन एक अलग विभाग होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राजनीति सिर्फ अपना काम करे बनाने का, और लागू करने का काम किसका हो? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, लोक प्रशासन का हो। ये बात एक सामने आई। दूसरा क्या? द्वितीय लोक प्रशासन के विकल्प की खोज। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, दूसरी विचारधारा क्या? लोक प्रशासन के
जाना है आपको घर? कौन छोड़ा है इनको? अच्छा ठीक है। क्या लिखा आपने? द्वितीय, लोक प्रशासन के विकल्प की खोज या प्रशासनिक विज्ञान। प्रशासनिक विज्ञान क्या बोला? या तो लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही अलग कर दिया जाए, या फिर उसे एक अलग ही कर दिया, एक विज्ञान के रूप में अलग ही कर दिया जाए। ये सोचना समझना राजनीतिज्ञों का काम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि राजनीतिज्ञों ने एक बार नियम बना दिया तो फिर विज्ञान की तरह प्रशासनिक अधिकारी उसे लागू करे, और होता भी यही है। जैसे रोजगार गारंटी योजना, उन्होंने बता दिया ये नियम है, अब विज्ञान बन गया। जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें बराबर दी रहती है आपकी योग्यता, ग्रेजुएशन, यस या नो। यस बोला तो हाँ, और नो बोला तो नहीं। एज लिमिट उसमें जैसे ही डालते हैं हम, जैसे कोई 19 साल का है तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होता है क्या? नहीं, रिजेक्ट हो जाता है ना। हुआ ना विज्ञान? उसमें हम अपने स्तर पे कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने यही बोला, या तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग विषय के रूप में बना दिया जाए, या फिर उसका विकल्प ढूंढा जाए, उसे एक प्रशासनिक विज्ञान के रूप में अलग से ही बना दिया जाए। मतलब कानून बनाने का काम कोई अलग ही करे और उसे लागू करने वाला काम कोई अलग ही करे। राजनीति वाले फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन जो बन गया तो प्रशासनिक अधिकारी उसे विज्ञान के रूप में कार्य करेंगे, जैसा का वैसे ही तो लागू करते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वोट डालने के लिए जाना है, तो 16 दस्तावेज दे दिए, उसमें से कोई ना कोई एक लेकर आपको जाना है, तो आप वोट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। अब उसमें सीधा सा बोला, आप उसी गांव के सब कुछ है, मतदाता सूची में नाम है क्या? है तो वोट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। हो गया ना विज्ञान। ऐसा तो नहीं बोल सकता चलो 5 लोग यदि बोल देंगे कि आप इसी वार्ड के हैं तो आपको वोट डालने देंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या वहां पर? नहीं। ठीक है, बोला कि दूसरा विकल्प, या तो एक विकल्प अलग से हो प्रशासनिक विज्ञान। तो दो तरीके से बातें, दो तरीके से मुख्य विचारधारा वहां पर उठने लग गई। 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ व प्रशासनिक विज्ञान की नींव पड़ी। प्रशासनिक विज्ञान की नींव पड़ी। प्रशासनिक विज्ञान की नींव पड़ी। अब हम पढ़ेंगे इसका 5वां चरण। पांचवा चरण, और यह है 1970 से 1990 के बीच। 1970 से 1990 के बीच। इस चरण में इसका नाम भी लिखेंगे, 5वां चरण, हमने लिखा नहीं नाम। अंतर विषयी दृष्टिकोण के रूप में लोक प्रशासन का उभार। अंतर विषयी दृष्टिकोण के रूप में लोक प्रशासन का उभार। अब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत की छोटी छोटी अलग अलग अवधारणाएं विकसित होने लग गई। अलग अलग अवधारणाएं जो है समय के साथ में देखो विकसित होती ही चलती है समय के साथ, तो उनकी अलग अलग अवधारणाएं विकसित होने लग गई। लिखेंगे इस चरण में लोक प्रशासन जिसकी पहचान
जिसकी पहचान तुलनात्मक एवं विकास के लोक प्रशासन के रूप में हुई थी, अब नीति विज्ञान, नीति विश्लेषण व नीति निर्माण पर बल दिया गया। इन दशकों में लोक प्रशासन ने मूल्य प्रासंगिकता, सामाजिक समता एवं परिवर्तन इन चार प्रमुख तत्वों के साथ जन समस्याओं के समाधान के प्रति दृष्टिकोण को अपनाया। अब लिखेंगे हम छठवां चरण, अंतिम चरण जो है, और वो है नवलोक प्रबंधन। छठवां या अंतिम चरण, और ये 1990 के बाद नवलोक प्रबंधन के विकास का युग। नवलोक प्रबंधन के विकास का युग। इसमें क्या है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणाएं व्यावहारिक लोक प्रशासन का अंग बन गई। क्या? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो इस तरीके से अलग अलग अवधारणाएं। अब ये जो है लोक प्रशासन का आधारभूत हिस्सा बन गए। एक तो ग्लोबलाइजेशन करना है, जैसे अपन ने उस दिन पढ़ लिया था आर्थिक गांव, तो ये इसी का उदाहरण है। ठीक? फिर प्राइवेटाइजेशन, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम, और फिर है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, आयात निर्यात की सुविधा, एफडीआई, ये सारी सुविधाएं जो है अब सरकार जो है सीमा के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाएगी। ये सारी बातें उसमें तय की जाने लग गई हर देश में। यदि आज हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी देश जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, सभी देशों में ओपन इकोनॉमी है। तो ये काय का उदाहरण है? ये छठवां या अंतिम चरण, नव लोक प्रबंधन के विकास का युग। क्लियर है ये बातें? तो हमने देखा कि कैसे कैसे विकास हुआ और विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से थे। अब यही हम देखेंगे भारत में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। अगला जो टॉपिक है हमारा छोटा सा है, 2 से 4 मिनट 5 मिनट का। भारत में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। कोई बता सकता है भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसे कहा जाता है? मैं इधर देख रहा हूं फिर भी सुन सकता हूं, बोलो। जवाहरलाल नेहरू। कहीं पढ़ा था या अंदाज से? वल्लभ भाई पटेल। क्या बात है, तारीफ तो उस खुदा की जिसने आपको बनाया। अंग्रेजों की साइड से भी
जन लोक कल्याणकारी योजना जो देश बाबू ने। चलो ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको, लिखना तो शुरू करें। एक मतलब हम भूमिका बनाते हुए लिखते हैं इसे। भारत में लोक प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। अब पहले विषय के रूप में तो नहीं था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा हमने, लेकिन वो राजनीतिक विषय था, अर्थशास्त्र में शामिल उसको करते। तो विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था क्या हमारे यहाँ? नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो था, मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक, गुप्तों की अलग थी, लेकिन विषय के रूप में था क्या? नहीं, विषय के रूप में नहीं। तो एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में था। तो एक प्रक्रिया के रूप में भारत में प्रशासन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सिंधु घाटी की सभ्यता का है, सिंधु घाटी की सभ्यता का है। समयानुसार भारत में प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव। जैसे मौर्य काल केंद्रीकृत और गुप्त काल विकेंद्रीकृत, तो ऐसे उतार चढ़ाव जो है, उसके बाद में फिर विकेंद्रीकृत हो गया, फिर गुप्त काल आ गया, फिर केंद्रीकृत हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे उतार चढ़ाव हमें भारत में इतिहास से लेकर आज तक देखने को मिलते हैं। अंग्रेज लेखकों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लेखकों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश प्रशासन, भारतीय सिविल सेवा व जिला प्रशासन जैसे विषयों पर श्रेष्ठ शोध प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले यदि विषय के रूप में देखा जाए तो सन 1937, 1937, अभी हमने भूमिका बनाई उसकी, अब हम डाटा देखते हैं। 1937 मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में डिप्लोमा, लोक प्रशासन में डिप्लोमा, ये पहला कोर्स किसने शुरू किया? मद्रास विश्वविद्यालय। डिग्री नहीं की, ये डिप्लोमा, जो 3 वर्ष से कम अवधि का होता है, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होता है उस तरीके से। तो ये डिप्लोमा कोर्स उन्होंने शुरू किया, ठीक है। उससे छोटा सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट 1 वर्ष या उससे भी कम, 2 वर्ष के लगभग डिप्लोमा, 3 वर्ष की डिग्री। तो ये इस तरीके से डिप्लोमा कोर्स के रूप में इसे शुरू किया गया। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा, ये नाम याद रखना, किसको याद आ गया? महादेव प्रसाद शर्मा।
क्यों लिखा मैंने? मिटा दो, अच्छा नहीं लग रहा तो। भारत में लोक प्रशासन के जनक डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को भारत में लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। अब 1954, किसी को पता हो तो पहले बताओ। लखनऊ विश्वविद्यालय बीच। क्या क्या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। क्या हुआ था वहाँ? या तो पीजी शुरुआत है या कोर्स में। ठीक है, लिखो भैया। 1954 में लोक प्रशासन पर पाल एच एप्पलबी, लोक प्रशासन पर पाल एच एप्पलबी, इस तरह के शब्द लिखना, एप्पलबी रिपोर्ट के सुझाव पर नई दिल्ली में IIPA, नई दिल्ली में क्या IIPA भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। तारीख याद रहेगी बराबर, कहाँ को लागू क्या कब? 1954। किस समिति ने अनुशंसा की गई? 1953 में मिलेगा सन आपको। 1953 में उस समिति का गठन किया गया था और 1954 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर यह संस्थान 1954 में स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन, अध्यापन, शोध, परीक्षण और प्रकाशन। क्या क्या बताएं? लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन, अध्यापन, शोध, परीक्षण और प्रकाशन करना था। सन 1987 में 1987 में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, तब सब्जेक्ट शुरू हुआ है 1987 से। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय की सूची में शामिल किया गया। इससे विषय को जबरदस्त संवेग मिला। अब ये वास्तव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हो गया है ना, सब लोगों तक इसकी पहुंच बन गई। सबसे सरल विषय माना जाने लग गया यूपीएससी के लिए, सबसे ज्यादा ये। अब राजनीति विज्ञान थोड़ा सा पीछे रह गया। मध्य प्रदेश में देखो तो सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, इनका कॉम्बिनेशन बनने लग गया। छोटा सा सिलेबस होता था,
क्योंकि भाई जिस विषय का इतिहास पुराना हो, अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो कब से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से पढ़ेंगे, 100 साल। तो उसका सिलेबस तो कम ही होगा ना, क्योंकि गिनी चुनी किताबें, सब कुछ कम होगा, तो बड़ा इजी पड़ता था और बड़ा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता था। अधिकतर लोगों का सिलेक्शन जो है इस सब्जेक्ट से हुआ है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके विभिन्न चरण, और भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ है। तो ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सार्थक पहल का लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।